हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है अब कि ओवरलैपिंग हुई है या नहीं हुई है। एमआरसी रूल जो लागू किया गया है वो क्या है, वो कुछ छात्रों के समझ में नहीं आ रहा है। और कम गुणांक वालों की जो बल्ले बल्ले हुई है उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आप सभी चीज़ों को एक साथ एक सार से समझिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सब चीज़ें समझाई जाएंगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ओवरलैपिंग हुई या नहीं हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन ओवरलैपिंग का आधार क्या था यहाँ पर। तो पिछली बार 68,500 की भर्ती का आपको कुछ आधार समझना होगा, जिसमें जो के बालाकृष्णन 5 जजों की बेंच ने एक आदेश दिया था एमआरसी रूल लागू करने के लिए। वो क्या है आप समझिएगा। पिछली भर्ती में जो 68,500 वाली भर्ती थी उसमें क्या हुआ था कि जैसे किसी जनरल कैंडिडेट है या कोई ओबीसी का छात्र है और ओबीसी के छात्र के 71% नंबर है या 72% नंबर है। अब ओबीसी छात्र के 72% नंबर हैं और जो दूसरा ओबीसी का छात्र है उसके 65% मार्क्स हैं। तो ये 72% वाला मार्क्स का बच्चा जनरल में काउंट हुआ था अनरिजर्व के लिए। लेकिन ओबीसी वाला जो 65 वाला था वो अपनी कैटेगरी ओबीसी के लिए हुआ था क्योंकि इसके नंबर ज़्यादा थे। तो लेकिन फिर भी इस छात्र को, जो ओबीसी के छात्र ने लास्ट ईयर ओवरलैप किया था जनरल की सीट को, उसको फिर भी अपना गृह जनपद नहीं मिल पाया। तो इसने न्यायालय में जाकर गुहार लगाई कि श्रीमान, मेरे 72% नंबर वाला लाकर भी मुझे गृह जनपद नहीं मिला और मेरी ही कैटेगरी का 65% वाला बच्चा है, उसको गृह जनपद मिल गया। तो इसके ऊपर जज ने, जो के बालाकृष्णन जज थे, उन्होंने, वो अब तो रिटायर हो गए, लेकिन उनके फैसलों में, अंतिम फैसलों में एक ये भी शामिल था कि एमआरसी रूल आगे से, तो ये 68,500 वाले छात्र इस रूल को छोड़कर गए थे और उसी के आधार पर वो भर्ती 68,500 वाली भर्ती में तो वो रूल लागू नहीं हो पाया। लेकिन 69,000 वाली भर्ती में गवर्नमेंट ने पहले ही उसके लिए विज्ञप्ति जारी करी थी कि हम नेक्स्ट भर्ती में किसी का भी अहित नहीं करेंगे, अधिक गुणांक वाले को पहले उसका जिला दिया जाएगा। तो अब ये नियम क्या है, आप इस नियम को समझिएगा। ये नियम ये कहता है कि जो 72% वाला छात्र है उसको पहले उसकी कैटेगरी में सीट दी जाए। उसको आप जनरल वाला क्यों मान रहे हैं, आप उसको ओबीसी मानते हुए उसको सीट दी जाए। और जो ओबीसी वाला छात्र है जो 65% पर था, अब इससे ये क्या नुकसान हुआ, इससे ये नुकसान हुआ कि ये इस बच्चे ने, जो पहले जनरल में आ रहा था ये अनरिजर्व कैटेगरी में, इसने अपना मात्र गृह जनपद लेने के लिए न्यायालय में गुहार लगाई थी। अब इसको तो अपना गृह जनपद मिल गया, लेकिन ये जो ओबीसी का 65 वाला बच्चा है ये यहाँ से ख़त्म, मतलब यहाँ से इसकी सीट ख़त्म हो गई। और इस बच्चे ने, जो 72% वाला ओबीसी का था, इसने जनरल की सीट को खाली कर दिया। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस प्रकार तो सभी बच्चे पहले अपना गृह जनपद लेंगे और कम गुणांक वालों का चयन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक रूल और भी बनाया। वो रूल ये था कि यहाँ पर जो जनरल में काउंट होगा छात्र, वो जनरल में केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वही छात्र काउंट किया जाएगा जिसका हर स्तर पर, हर हर्डल पर, हर परिस्थिति में उसका वही गुणांक बैठता है जो एक सामान्य वाले छात्र को चाहिए। आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमारी टेट की परीक्षा हुई, उसके बाद हमारी सुपर टेट की परीक्षा हुई, तो या उससे पहले कोई भी आधार रहा हो, तो यदि किसी बच्चे ने 97 मार्क्स टेट में उसमें 90 मार्क्स उसने टेट में लेकर आया है वो, और सुपर टेट में 97 से वो ऊपर लेकर आया है, चाहे वो एससी का बच्चा हो चाहे वो ओबीसी का छात्र हो। तो यदि किसी के टेट में 90 नंबर और सुपर टेट में 97 मार्क्स से प्लस हैं तो ही उसको जनरल में काउंट किया गया है। तो ऐसे छात्रों की संख्या यहाँ पर कम हो गई। लेकिन फिर भी न्यायालय में एक राकेश चौहान करके एक केस गया था और शिखा सिंह जी ने अब भी केस किया हुआ है इस भर्ती पर, लेकिन होना कुछ नहीं है क्योंकि न्यायालय से ही एमआरसी केस लागू हुआ था और न्यायालय ने ही उसको लागू करवाया था। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात और भी है। एक सोचने वाली बात यह है कि जो जनरल कैटेगरी का छात्र है, जो अनरिजर्व कैटेगरी का छात्र है और जो ओबीसी का छात्र है या कोई एससी का छात्र है, तो अब मान लीजिए कोई एससी का छात्र है
उसको पहले 61 था और एक एससी के छात्र का 67 है, तो 67 वाला छात्र अपना गृह जनपद क्यों नहीं चाहेगा? उसे अपना गृह जनपद चाहिए, उसने फॉर्म भरा है, वो चाहेगा अपने घर के पास नौकरी करे। तो गवर्नमेंट ने इस बात को, न्यायालय ने इस बात के समक्ष जब रखा गया तो ये रखा गया कि एससी वाले बच्चे को आप ओबीसी में या अनरिजर्व या आप एससी वाले छात्र को अनरिजर्व में आप ना मानते हुए उसको एससी का मानते हुए उसकी कैटेगरी की लिस्ट दीजिए, और जो 61 वाला बच्चा है इसको आप अनरिजर्व मानिए। अब 61 वाला ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो केवल लास्ट ईयर क्या हुआ था, छात्रों ने केवल अपना गृह जनपद पाने के लिए एमआरसी रूल को लागू करवा दिया था और ये नियम अब आगे तक चलेगा। इससे दोनों ही तरह के छात्रों को फ़ायदा हुआ। एक तो यहाँ पर उन छात्रों को फ़ायदा हुआ है जिनको अपना गृह जनपद नहीं मिलता था, उनको अपना गृह जनपद मिल गया, क्योंकि उन्होंने तैयारी इसीलिए करी थी कि वो जिस विद्यालय से पढ़े हैं उसी में ही वो पढ़ाएं भी। तो यहाँ पर उनका हित हुआ। दूसरा फ़ायदा यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लो गुणांक को हो गया। लो गुणांक को कैसे फ़ायदा हो गया अनरिजर्व कैटेगरी के? क्योंकि जब कोई हाई मेरिटोरियस स्टूडेंट अपनी एससी या ओबीसी की लिस्ट को भरेगा, अपनी एससी या ओबीसी की लिस्ट को भरेगा, तो वो छात्र अनरिजर्व कैटेगरी में ओवरलैप नहीं कर पाएगा, और ओवरलैप नहीं कर पाएगा तो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी की लिस्ट है वो नीचे आएगी। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। और ये गवर्नमेंट का, उसका न्यायालय द्वारा दिया गया एमआरसी रूल था 68,500 में, और इसके ऊपर बहुत बहस भी चली थी। तो वही रूल इसमें लागू किया गया है। कुछ यूट्यूबर्स भ्रांति फैला रहे हैं कि ओवरलैपिंग नहीं हुई है और कोर्ट केस करेंगे और ये करेंगे, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है वो अपना गृह जनपद क्यों नहीं चाहेगा? तो ये उन्हीं के द्वारा किया गया इम्प्लीमेंटेशन था। ओबीसी एससी के छात्र लास्ट ईयर गए थे कोर्ट में कि सर हमको अपना गृह जनपद चाहिए, और उनमें से ही लगभग 15,000 छात्रों ने इस बार भी आवेदन करा है कि हमें अपना गृह जनपद चाहिए। तो जो छात्र अभी तक एक्टिव हैं, 69,000 भर्ती में तक भी एक्टिव हैं अपना गृह जनपद पाने के लिए, आप लगाइए कि उन्होंने एमआरसी रूल के लिए कितना संघर्ष किया होगा। तो लेकिन उससे हाई मेरिटोरियस, देखिए इसमें दो बात होती हैं। जिनका कम गुणांक है वो तो ये कहेंगे कि सर ये रूल नहीं होना चाहिए था, और जो हाई मेरिटोरियस वाला बच्चा है वो ये कहेगा कि जब मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आया हूँ तो मुझे अपना गृह जनपद क्यों ना दिया जाए। तो वो छात्र जो वीर है, जो मेहनत करके यहाँ तक आया है, वो अपना गृह जनपद पाने के लिए उसने प्रयास किया था, और वो प्रयास 69,000 भर्ती में सफल हुआ। अब इससे हुआ क्या, आप इस बात को समझिए। जब ओबीसी वाले बच्चे और एससी वाले बच्चे जनरल में ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर पाए, तो जो जनरल की लिस्ट है वो नीचे आ गई, 67.1 पर आ गई। और वहीं जो ओबीसी के छात्र थे उन्होंने अपना गृह जनपद पाने के लिए उन्होंने अपना गृह जनपद पाने के लिए 67.7 तक लिस्ट चलेगी उनकी, 66.7 तक उनकी लिस्ट चलेगी ओबीसी की जो लिस्ट है वो 67.7 तक। अब कुछ छात्र कह रहे हैं सर हमारा 67.69 है, तो ये 7 से है। आप इसको बात को समझिएगा। पॉइंट पर हजारों बच्चे आ जाते हैं और पॉइंट पर हजारों बच्चे अंदर चले जाते हैं। आप समझिए इस बात को, दशमलव के 5 स्थान तक भी स्थान बदलते हैं। तो ये भर्ती का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों पर। एक एक क्वेश्चन का बड़ा महत्व है भर्ती में। तो और इसमें क्या हुआ, जो एससी वाला छात्र था, अब यहाँ पर कम गुणांक वालों की जो बल्ले बल्ले है वो किस आधार पर, अब सेकंड काउंसलिंग में भी क्या फ़ायदा होगा? अब सेकंड काउंसलिंग में कम गुणांक वालों को फ़ायदा मिलेगा उसका। जो ओबीसी वाले छात्र या एससी वाले छात्र इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमें इसका फ़ायदा नहीं मिला, तो उन्हें एक बात बता दी जाए कि जो ओबीसी वाले हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे वो तो पहले ही सेलेक्ट हो गए। जैसे जनरल कैटेगरी का छात्र है तो जनरल कैटेगरी का छात्र पहले ही सेलेक्ट हो चुका है, एससी का जो हाई मेरिटोरियस है वो पहले ही सेलेक्ट हो चुका है। अब मेरिट जो गिरेगी वो नीचे गिरेगी, अपने अपने खंडों में सभी की लिस्ट नीचे गिर चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि 68,500 के जो ज़्यादातर छात्र हैं
वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए जनरल के, मान लीजिए 10,000 सीट खाली गई, 10,000 में से 4,000 सीट जनरल की हैं या 4,000 सीट एससी की हैं, तो एससी को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो एससी की ही कैटेगरी में लिस्ट ज़्यादा नीचे गिरेगी। मान लीजिए ओबीसी की 10,000 में सीट खाली गई सेकंड काउंसलिंग में, और सेकंड काउंसलिंग में ओबीसी की जो सीट हैं, ओबीसी की सीट 10,000 खाली चली गई या ओबीसी की सीट 4,000 खाली चली गई, तो सबसे ज़्यादा मेरिट जो गिरेगी वो ओबीसी की गिरेगी उसी आधार पर। लेकिन यहाँ पर वो छात्र ऐसा नहीं है कि वो ओवरलैप नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग अब भी होगी, लेकिन ओवरलैपिंग इस आधार पर होगी कि जो छात्र इतने नंबर लेकर आया है कि उसका हाई, जैसे कि 72% नंबर है किसी के, तो वो इतने नंबर उसके होने चाहिए कि वो जनरल कैटेगरी की लिस्ट को काट दे और उसे अपना गृह जनपद मिल जाए। लेकिन उसने अपने फॉर्म में इस तरह से सीटों को भरा है कि उसे अपना गृह जनपद भी भरा है कुछ लोगों ने गृह जनपद नहीं भरा। तो जिन्होंने अपना गृह जनपद नहीं भरा है उनको तो यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, और जिन्होंने अपना गृह जनपद भर दिया है पहले ही, तो हो सकता है उनके गृह जनपद की लिस्ट बहुत हाई जा रही हो, उन्हें उसका फ़ायदा ना मिले। तो भर्ती प्रक्रिया में इसी तरह का उठापटक चल रही है, लेकिन ये रूल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, ये रूल न्यायपालिका द्वारा प्रदत्त है, न्यायपालिका ने इस पर अपनी मोहर लगाई है। अब भविष्य में कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला इसमें, क्योंकि पिछली बार जिस चीज़ के लिए आप कोर्ट में गए थे वो चीज़ आपने कोर्ट से मनवाई, और अब इस बार आप दोबारा उसी कोर्ट में जाकर उसकी गुहार लगाएंगे तो सरकार उस पर्चे को दिखाएगी कि सर पिछली बार हमने ये किया था तो आपने इसको लागू करवाया था, आप ही के कहने पर लागू किया है, और आप ही के कहने पर इससे उन छात्रों का अहित हो जाएगा जिनकी हम काउंसलिंग करा चुके हैं। तो इससे छात्रों में जिनको ज्वाइन लेटर गवर्नमेंट जिनकी काउंसलिंग करा रही है, फिर वो कोर्ट में जाएंगे कि सर पहले नियम आपने लागू कराया। तो भर्ती प्रक्रिया में होने वाला कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बेवजह सांत्वना देने लगूं कि यहाँ पर ये हो जाएगा, आप ये कर दीजिए, वो हो जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज़ न्यायिक प्रक्रिया वैधानिक तौर पर लागू की गई है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। जो हाई मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो अपना गृह जनपद लेगा, वो अपना गृह जनपद क्यों ना ले, उसने मेहनत करी है उस चीज़ के लिए, तो वो अपना गृह जनपद लेगा, और उसने ही अपनी सीट को बिगाड़ा भी है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जो एससी वाला छात्र है और उसके मान लीजिए 70% नंबर है, तो वो 70% वाला ये कहेगा चाहे मुझे मेरी कैटेगरी में रखिए आप, पर मुझे चाहिए मेरा मनपसंद जिलाई। तो उसने अपने एससी वाले कैंडिडेट की सीट को काट दिया और जनरल वाली सीट को खाली छोड़ दिया। जो अब इससे नीचे 69 वाला है, अब 69 वाला यदि जनरल कैटेगरी को फाइट करता है तब इस नीचे वाले को अनरिजर्व में भेज दिया जाएगा। लेकिन जिसने वरीयता जो भरी जाती है वो वरीयता इसलिए ही भरी जाती है आपके गुणांक के आधार पर आपको यहाँ पर जिला दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको बात समझ में आ रही हो तो आप समझ गए होंगे। अब सेकंड लिस्ट में क्या होने वाला है, सेकंड लिस्ट में ये होने वाला है कि जिस कैटेगरी की सीट सबसे ज़्यादा खाली होने वाली हैं, आप ये कहने लगे कि सर लिस्ट बहुत गिर सकती है, होने के लिए लिस्ट बहुत नीचे भी गिर जाए। जैसे कि जनरल की अगर हम कहें तो जनरल की अभी 67.1 है, तो यदि जनरल की कैटेगरी में ज़्यादा सीटें छोड़ी तो ये 3 से 4 नंबर भी नीचे गिर सकती है। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 2% तो कम से कम गिरेगी। 2% इस आधार पर कहा जा रहा है कि जो एमआरसी रूल लागू है उसमें अब लो कैंडिडेट वाले छात्र हैं, और लो कैंडिडेट वाले छात्र वो फाइट करेंगे जनरल में, और जनरल वाला छात्र एक मेरिटोरियस कैंडिडेट है, तो वहाँ पर करेंगे तो अब भी फाइट, लेकिन फिर भी 2 या 3 गिर जाए तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऐसे ही ओबीसी की जो लिस्ट है वो 66.7 पर थी, तो ओबीसी की लिस्ट हो सकता है 64 तक चली जाए, और जो एससी वाली लिस्ट है उसमें 58 तक सिलेक्शन हो जाए इनका। लेकिन गवर्नमेंट को ये जो सचिव जी का बयान था वो पहले ये था कि हम एसटी की सीटों को जोड़ेंगे और एसटी की सीट एससी में जोड़ेंगे, लेकिन उसके विपरीत शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि हम उन सीटों को नहीं जोड़ेंगे। तो दो प्रशासनिक लोगों में ही विरोध है इस बात को लेकर, तो ये चीज़ें सही नहीं है। उनको पहले क्लियर कर देना चाहिए कि यदि सीटें बच रही हैं तो उनको जोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। दूसरा, 68,500 की जो बची हुई सीट है
उनको भी शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया कि हम इनको नहीं जोड़ेंगे। तो जब आप नई भर्ती प्रक्रिया निकाल सकते हैं तो आप क्यों ना इसमें ही उन चीज़ों को जोड़ दें। इससे, क्योंकि जब आपके पास इतनी पद खाली हैं कि आप 55,000 तो नई भर्ती निकालने वाले हैं, प्लस आप 22,000 सीटें यहाँ से बचा कर ले जा रहे हैं, तो आप 55,000 पर भी तो नई भर्ती कर सकते हैं। इन सीटों को जब आपको कैंडिडेट मिल रहे हैं तो इन छात्रों को ले लो इसमें। और यदि ये छात्र ले लेंगे तो किसी के मन में कोई बात रहेगी नहीं, तो रोष नहीं रहेगा किसी के मन में कि मेरा पॉइंट 1 या पॉइंट 2 से मैं रह गया हूँ, मैं बिल्कुल लिस्ट के करीब था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड, यदि आप सीटें जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं और किसी भी आधार पर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।